कृपया अपने मोबाइल को साइलेंट पर कर लें और जब तक पूरा कार्यक्रम ना हो जाए अपनी जगह पर बैठे रहें। धन्यवाद। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये प्रबुद्धजन संगोष्ठी और संस्था व संगोष्ठी का परिचय मैं आप सबको दे देती हूँ। षष्ठी सेवा संकल्प का ये अभियान आज की ये प्रबुद्धजन संगोष्ठी जिसका विषय है माता भूमि पुत्र अहम पृथिव्या, इसका अर्थ है कि यह पृथ्वी हमारी माता है और हम सब इसके पुत्र हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम पर्यावरण से जुड़ी कुछ जानकारियां साझा करेंगे। पर्यावरण से ही जुड़ी हुई मैं एक कविता आप लोगों के सामने रखती हूँ। धरती की गोद में जीवन मुस्कुराए, फूलों की खुशबू, नदियों की कलकल, हरियाली से महके ये दुनिया पल पल, आओ मिलकर इसे सुरक्षित बनाएं, प्रकृति के रंगों को और निखारें। इसी आशय के साथ कि ये कार्यक्रम से हम बहुत कुछ यहाँ से सीख कर जाएंगे कि पर्यावरण को कैसे सुरक्षित करना है और पर्यावरण को अच्छा करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। हमारे बीच हमारे अतिथिजन आ चुके हैं और मैं सभी अतिथि अपने गणमान्य अतिथियों से निवेदन करूंगी कि वे मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। सभी लोगों से कहूंगी कि तालियों के साथ हमारे अतिथि का स्वागत करें। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए ब्रजेश सिंह भदौरिया जी भाई साहब से अनुरोध करूंगी कि वो आए। सभी गणमान्य अतिथियों से मैं आग्रह करूंगी कि दीप प्रज्वलन के लिए कृपया आए। या पुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडितकरा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकरः प्रभृति देवी सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापः, निःशेष जाड्यापः। शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं धन संपदाम्, शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते, दीप
ज्योति नमस्तुते। धन्यवाद। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए रामनिवास हजोलिया जी भाई साहब से आग्रह करूंगी कि वे आए और अतिथि का परिचय दें। नमस्कार। आप सभी आगंतुकों एवं मंचासीन महानुभावों का सृष्टि सेवा संकल्प ग्वालियर जिला इकाई द्वारा आयोजित प्रबुद्ध जन संगोष्ठी में स्वागत एवं अभिनंदन। मंच पर हमारे बीच कुछ परिचय है। प्रथम परिचय के रूप में आज मुख्य अतिथि श्री दीपेंद्र सिंह जी कुशवाहा, आप मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर के अतिरिक्त महाधिवक्ता हैं। आप भिंड जिले के रौन ग्राम के निवासी हैं। आपको 20 वर्ष से अधिक वकालत का अनुभव एवं अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद में राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न दायित्वों का निर्वहन किया है। आप वर्ष 2022 में अध्यक्ष जन भागीदारी समिति MLB कॉलेज ग्वालियर एवं 2023 में EC मेंबर PK यूनिवर्सिटी शिवपुरी में और वर्ष 2024 से अभी तक अतिरिक्त महाधिवक्ता उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर है। इनके स्वागत के लिए हिमांशु जी गुप्ता को आमंत्रित करता हूं। एक बार जोरदार तालियां। धन्यवाद। हमारे बीच मंचासीन द्वितीय परिचय में मुख्य वक्ता आदरणीय श्री प्रमोद जी झा, आप पर्यावरणविद हैं। आप सृष्टि सेवा संकल्प के संस्थापक एवं केंद्रीय मार्गदर्शक हैं। आपका केंद्र इंदौर है। आप मुख्यतः मां पीताम्बरा की नगरी दतिया से हैं। दतिया से अध्ययन पूर्ण करने के पश्चात वर्ष 1993 में आप संघ के प्रचारक निकल गए और वर्ष 2023 तक प्रांत एवं क्षेत्र स्तर के विभिन्न दायित्वों का निर्वहन किया। वर्तमान में विभिन्न सामाजिक संस्थाओं एवं संगठनों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। इनके स्वागत हेतु वरुण प्रताप जी को आमंत्रित करता हूं। एक बार जोरदार तालियां। धन्यवाद। हमारे बीच विशिष्ट अतिथि डॉक्टर अजय जी कौशल, आपने स्नातक एवं डायरेक्टर की उपाधि जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय से प्राप्त की एवं कृषि के क्षेत्र में अनुसंधान का कार्य भी जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर से शुरू किया। तत्पश्चात मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन से चयनित होकर वर्ष 1999 में सहायक संचालक कृषि के पद पर छिंदवाड़ा में ज्वाइन किया। आपके कार्यकाल में लगातार 3 बार छिंदवाड़ा जिले को सर्वोत्तम जिले के लिए पुरस्कृत किया जा चुका है। वर्तमान में आप कुल सचिव राजमाता विजय राधा राजे सिंधिया कृषि विद्यालय ग्वालियर में सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।
मध्य प्रदेश शासन द्वारा युवा वैज्ञानिक पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है एवं राष्ट्रीय स्तर की संस्था मैनेज हैदराबाद द्वारा संचालित कृषि विस्तार एवं प्रबंधन कोर्स में राज्य स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इनके स्वागत हेतु बुलाना चाहूंगा ब्रजेश सिंह भदौरिया जी को। धन्यवाद। हमारे बीच एक अन्य परिचय भी हैं, श्री प्रशांत जी गुप्ता। आपने वर्ष 2012 में SGSITS कॉलेज से इंदौर से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की शिक्षा पूर्ण की। आपने अपनी शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात से समाज के क्षेत्र में पूर्णकालिक प्रचारक के रूप में कार्य कर रहे हैं। आप सृष्टि सेवा संकल्प के राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं। आपका केंद्र इंदौर है। धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं संगठन प्रस्तावना हेतु कार्यक्रम के सह संयोजक श्री ब्रजेश जी भदौरिया भाई साहब से आग्रह करती हूँ कि वे आए और कार्यक्रम की प्रस्तावना दें। सृष्टि सेवा संकल्प संगठन पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाला राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन है। वर्ष 2021 में संगठन का कार्य मुख्य रूप से इंदौर मध्य प्रदेश से प्रारंभ हुआ, जो कि आज वर्तमान में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र सहित गुजरात, दिल्ली, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश में भी कुछ जिलों में पहुंच गया है। संगठन प्रकृति को ही देव मानकर चले, हम यही एक राष्ट्र धर्म मानते हैं। हम इस विचार को लेकर समाज में एक वैचारिक क्रांति की दिशा में निरंतर कार्य कर रहा है। संगठन ने अथर्ववेद को अपना गुरु माना है। त्याग पूर्वक उपभोग ही पर्यावरण संरक्षण का उपाय है। माता भूमि पुत्रो अहम प्रतिज्ञा, इन सूत्रों और पूज्य गुरु अथर्ववेद के अनुसार संगठन वृक्ष समूह गतिविधि एवं विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से समाज का माइंडसेट बदलने का कार्य कर रहा है। ग्वालियर जिला इकाई द्वारा विगत वर्षों में किए गए कुछ उल्लेखनीय कार्य हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। वृक्षारोपण जन आंदोलन कैसे बने, इस विषय को लेकर प्रबुद्ध जन संगोष्ठी का आयोजन IITTM कॉलेज में किया गया। स्कूलों में बीजारोपण संस्कार कार्यक्रम चलाया गया। विवाह पंचमी पर युगल दंपत्ति द्वारा युगल वृक्षारोपण किया गया, जिसे हम सियाराम वृक्षारोपण से भी जानते हैं। ग्रीष्म ऋतु में आम गुठलियों के दान के रूप में आम की गुठलियों से पौधे निर्माण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। वृक्ष समूह द्वारा वृक्ष रक्षाबंधन उत्सव, वृक्ष दीपावली उत्सव कार्यक्रम किए गए। श्राद्ध पक्ष में पितरों को तर्पण वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। हैदराबाद में तेलंगाना सरकार द्वारा 400 एकड़ जंगल की कटाई एवं वन्य जीवों को क्षति पहुंचाने के विरोध में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन हम लोगों ने सौंपा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर रामलला बीजारोपण कार्यक्रम चलाया। 1 दिवसीय जिला शीत शिविर का आयोजन संपन्न कराया। 3 दिवसीय प्रादेशिक चयनित कार्यकर्ता विकास वर्ग ग्वालियर में संपन्न हुआ। वन संचार कार्यक्रम आयोजित किया गया। वर्तमान में हमारे ग्वालियर में 3 वृक्ष समूह संचालित हैं। पहला है अमृता देवी बिश्नोई वृक्ष समूह, जो कि सिटी सेंटर पर संचालित है। दूसरा बसावन मामा वृक्ष समूह, जो कि गोले के मंदिर पर संचालित है। तीसरा बाल वृक्ष समूह, जो कि हमारे शताब्दीपुरम में संचालित हो रहा है। धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब। अब ब्रजेश जी भदौरिया भाई साहब से अनुरोध करूंगी कि वे अपनी मधुर आवाज में एक अच्छा सा गीत प्रस्तुत करें।
लक्ष्य हमारा जीवन बचाना, जीवन बचाना तो वृक्ष लगाना, वृक्ष लगाना, जीवन बचाना, जीवन बचाना तो वृक्ष लगाना। सभी शास्त्र देके लिए जो विधाता, वृक्ष हमारे हैं जीवन दाता। इन्हें देव मानो, करो इनकी पूजा, इससे बढ़कर पुण्य न दूजा। नीति सी पर ध्यान लगाना, जीवन बचाना तो वृक्ष लगाना। भारत माँ का भाग्य संवारे, हरियाली से इसे श्रृंगारें। होगी माता दुर्गा कमला, नारी न होगी कोई अबोला। धर्मभूत का सब अपनाना, जीवन बचाना तो वृक्ष लगाना। लोग सभी हम सीमित कर लें, प्रदूषण को हम सब हर लें। स्वस्थ रहेगी अपनी काया, सुविधा साधन है सब माया। मोक्ष मार्ग पर जीवन लाना, जीवन बचाना तो वृक्ष लगाना। सालों वृक्ष की सुंदर छाया, वर्तमान को तीर्थ बनाया। बुद्ध विवेक शंकर ज्ञानी, वृक्ष की महिमा सबने जानी। इच्छा यही राम वन जाना, जीवन बचाना तो वृक्ष लगाना। लक्ष्य हमारा जीवन बचाना, जीवन बचाना तो वृक्ष लगाना, वृक्ष लगाना, जीवन बचाना, जीवन बचाना तो वृक्ष लगाना। धन्यवाद भाई साहब, बहुत सुंदर गीत। और जैसा कि अब समय आ गया है कि अब हम अपने मुख्य वक्ता के उद्बोधन के लिए उन्हें बुलाएं और जोरदार करतल ध्वनि से उन सभी का स्वागत करेंगे। प्रमोद जी जो भाई साहब आए और दो शब्द कहें। सृष्टि सेवा संकल्प, आज जो मंच है ऐसा लगता है पूर्ण है। वो जिस उद्देश्य को लेकर सृष्टि सेवा संकल्प चला है और वो कैसे होगा उसका सूत्र यहां मंच पर दिखता है। अजय जी भाई साहब कुल सचिव हैं, शिक्षा से जुड़े हैं, तो शिक्षा और न्याय दोनों बैठे हैं। और सामने समाज है।
तो शिक्षा समाज को यदि ऐसी मिलती है और उसमें कहीं बाधा होती है तो न्याय हमारे साथ है, तो हम जैसा चाहेंगे वैसा राष्ट्र का निर्माण करेंगे। देखो एक चर्चा जैसा संवाद, एक मैं प्रसंग सुनाकर उसे छोड़ूंगा वो आपके लिए, और फिर मैं अपना आगे का विषय हमको भी समझ में नहीं आया इसलिए। कहानी सभी को मालूम है कि यक्ष ने प्रश्न किया युधिष्ठिर से, और प्रश्न का उत्तर नहीं दोगे तो पानी नहीं पीने दूंगा। और जिन्होंने बिना उत्तर दिए पानी पिया, वो चारों के चारों भाई उनके मर गए पानी पीने के छूते। युधिष्ठिर धर्मराज है और उन्होंने क्या किया बताइए आप। तो उसने जो कहा, उसने कहा युधिष्ठिर दुनिया में सबसे ज्यादा सुखी व्यक्ति कौन है? युधिष्ठिर ने जो उत्तर दिया वो कल्पना से परे, लेकिन आज सृष्टि सेवा संकल्प के कार्यक्रम में इधर बैठे हैं, इस विषय से वहां तक यदि पहुंचा जा सकता है तो आप विचार करना। यक्ष ने कहा सबसे सुखी व्यक्ति कौन? तो युधिष्ठिर ने कहा कि जिसको 4-5 दिन में सब्जी भी खाने को मिल जाए, मतलब उस समय प्रधान भोजन चावल है, चावल वो रोज खाता है, दोनों टाइम खाता है, लेकिन उन्होंने कहा कि 4-5 दिन में जिसको सब्जी भी साथ में मिल जाती है और इतने के लिए उसे बाहर कमाने के लिए नहीं जाना पड़ता, वो व्यक्ति दुनिया का सबसे सुखी है। समझ में आए तो सोचना और हमको बताना। मानव जाति के विकास में बहुत प्रकार की प्रक्रियाएं चली। स्वाभाविक है कि विभिन्न प्रकार से मानव की चेतना जब विकसित होती गई तो उसको कैसे व्यवस्थित किया जाए, इसलिए मानव ने उस पर विचार किया, और विचार किया तो कबीले बने, कबीले से भी समझ में नहीं आया तो फिर पंचायत बनी, 5 लोग निर्णय करने लगे, उससे भी ठीक नहीं तो नगर साम्राज्य बने, उससे भी नहीं आया तो विराट साम्राज्य बने, और साम्राज्य के एक राजा रहता, सब प्रजा रहती, इसमें भी कुछ कमियां देखी गई और इसलिए लोकतंत्र आ गया। लोकतंत्र आ गया तो शोषण का अधिकार बहुत ज्यादा लोगों को, पहले राजे को होता था, तो ऐसा लगने लगा नेताओं का कि शोषण का अधिकार है हमारा, और इससे भी परेशान हुए तो समाजवाद आ गया, और जब वो पूर्ति समाज की व्यवस्थाओं की नहीं कर सका तो एक बड़ा कठोर रूप सामने आया जिसका नाम है साम्यवाद, जिसको हम नक्सलवाद भी कहते हैं। प्रिवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये सब समाज में कैसे विकास की, समग्र विकास का चिंतन करते समय इतने प्रकार से विचार करने के बाद भी आज दुनिया कहाँ पहुंची है। इसलिए जब हम पर्यावरण का विचार पर चिंतन करते हैं तो इसके इतिहास में जाना अनिवार्य है। रिचेल कार्सन एक करके एक लेडी है जो समुद्र वैज्ञानिक है, और उन्होंने शोध करके साइलेंट स्प्रिंग ऐसा करके एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक ने पूरी दुनिया में सोचने पर मजबूर कर दिया व्यक्ति, और उसने वो विषय उठाते समय कहां से लिया कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद डीडीटी का इतना प्रयोग हुआ
और उसके कारण से उसने जब विचार किया तो ऐसे कई प्रकार के कीट जीव जंतु उसके कारण से मरना शुरू हो। कृषि में उपयोग होने वाले 1 करोड़ जीव रहते हैं 1 ग्राम मिट्टी में, 1 करोड़, जिसके कारण से 70% जीव डीडीटी के कारण से मर गए और जमीन बंजर की स्थिति में हो गई। उसने उसकी पूरी रिसर्च कर और इसको पढ़ने के बाद पूरी दुनिया में विभिन्न प्रकार के अनुवाद हुए और चिंतन शुरू हुआ। रोम एक बड़ा साम्राज्य था, इसलिए किला ऑफ रोम, वहां के लोगों ने 7 वैज्ञानिकों को बिठाकर इसी चिंतन को, ये 1962 में किताब आई और ये लोग बैठना शुरू हुए तो 7-10 साल तक बैठे 7 वैज्ञानिक और निष्कर्ष निकाला और उस पर एक पुस्तक छपी, द लिमिट टू लाइफ ग्रोथ। इस विकास की सीमा क्या है? इस पुस्तक को लेकर दुनिया में विश्व सम्मेलन शुरू हो गए, पृथ्वी सम्मेलन शुरू हो गए, पर्यावरण के रक्षण के लिए पूरी दुनिया में डीडीटी पर प्रतिबंध लगा दिया। अमेरिका ने बड़े कठोर कानून बनाना शुरू कर दिए। तब 1962 से पर्यावरण बचाओ ये समाज में और सरकारों के दिमाग में कानून बनाना, नियम बनाना, शिक्षा में लेना कि नहीं लेना, ये सब विचार शुरू हुआ 1962 और 1992 में एक जिनेवा में विश्व सम्मेलन हुआ। संसार शांति कैसे प्राप्त, ग्लोबल पीस बोलेंगे क्या, दुनिया को शांति कैसे मिल सकती है, इसका विचार, इस महत्व का चिंतन, उसमें से सब चर्चा में से निकला। पर्यावरण का संरक्षण कैसे हो सकता है, समग्र विकास कैसे हो सकता है, इन 3 बिंदुओं को लेकर पूरी दुनिया बैठी और उन्होंने आगे के 2015 तक का चिंतन, 30 साल का चिंतन करते हुए कि हमको इसको दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए, पर्यावरण के संरक्षण करने के लिए और समग्र विकास के लिए हम लोग चिंतन करेंगे। और आज हम कह रहे हैं 2025, दुनिया शांति की जगह टेररिज्म पर पहुंच गई। समग्र विकास विनाश का कारण है। पर्यावरण संतुलन की प्रकृति में पूरी धरती पर ताप जो बढ़ रहा है, नदियां सिकुड़ने लगी हैं, पानी का स्रोत गहरा होकर चला जा रहा है, गिद्ध समाप्त हो गए। कल हम ओरछा में थे तो 2 गिद्ध देखकर हमने 30 साल बाद 2 गिद्ध देखे थे, वहां कोशिश की जा रही थी बचाने। ऐसी हजारों प्रकार की प्रजातियां जो हमारा संरक्षण करती थी और मानव की सोचने की मैं ही जिंदा रहूं उसके लिए कुछ भी करना पड़े, और गिद्धों की संख्या जब खत्म होने लगी तो 90 के दशक में चिंता हुई और इस पर शोध शुरू हुआ तो पाया कि बच्चों की एक दवाई है जिसको पिलाने पर, दस्त की दवाई है, बच्चों के दस्त ठीक होते हैं। उस दवाई के खाने के बाद बच्चे जो मल करते हैं उसको सुअर खाते हैं और सुअर के मरने के बाद जो सुअर गिद्धों ने खाए उससे पूरी दुनिया की गिद्ध प्रजाति, हमारा बच्चा ठीक होना चाहिए इसलिए गिद्ध मरे तो। और इस कारण से रोडों पर कितने दिन तक पशु सड़ते रहते हैं। आजकल और इतना विकास के रोड मोड इतने, तो गाय की टक्कर, किसी से टक्कर, और पड़े रहते हैं, कितने दिन तक उनकी बदबू आती है। जब गिद्ध थे कोई मरता था तो 1-2 घंटे में तो वो पशु समाप्त हो जाता था, दिखते नहीं। ये सब क्यों हुआ? और इसलिए अर्नाल्ड आइंस्टाइन ने इसका उत्तर दिया। उसने कहा कि सेमेटिक धर्म जब से आया, ईसाई, इस्लाम, यहूदी, एक ही है उनका पूरा जो भी चिंतन है, जो भी उनकी
किताब है, एक जैसी, वहां भी आदम हुआ सब, और सृष्टि का विकास की जो कहानी है सभी की एक है। और जब विज्ञान विकसित हुआ तो डार्विन आ गया। और उनकी कहानी क्या है? उससे पूछा कि इसको सिद्ध करो। वैज्ञानिक सब यूरोप में वैज्ञानिक पनपे, तो ईसाई है, तो उन्हें कि आप ब्लेम कर रहे हैं। तो उसने कहा कि प्रकृति का निर्माण कैसे होता है, तो परमात्मा ने पहले दिन जल बनाया, दूसरे दिन पर्वत बनाया, तीसरे दिन वृक्ष बनाया, चौथे दिन ऐसा किया, पांचवें दिन उसने, छठवें दिन मनुष्य बनाया। थोड़ा अंतर है। और उन्होंने कहा कि जाओ धरती पर, ये पृथ्वी तुम्हारे भोग के लिए बनाई है, और उनको जमीन पर छोड़ दिया। बाइबल में थोड़ा और हटकर भगवान ने जब मनुष्य को बनाया और उसको नंदन का मतलब स्वर्ग के बगीचे में छोड़ दिया कि तुम यहाँ रहो आराम से, वो रहने लगा। एक दिन परमात्मा वहां फिर से गए उनकी, और आदम एडम कैसे हो? तो वो बोला बहुत बढ़िया हूँ, लेकिन अकेलापन महसूस होता है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, तो उसकी पसली निकाली, फूंक मारी, तो ईव बन गई, हब्बा बन गई। उनके अब ठीक है। वो लोग घूमने लगे, बढ़िया बढ़िया फल खाते थे उसके वृक्षों के, और रसपूर्ण फल थे, अच्छा जीवन चल रहा था। लेकिन परमात्मा एक वृक्ष के लिए मना करके गया था कि देखो जो बीच में वृक्ष लगा है ना, इसके फल मत खाना। एक दिन शैतान का प्रभाव हुआ, शैतान बोला कैसे हो आप लोग? उनके बहुत अच्छे हैं, उनके और यहाँ का फल, उनकी सब फल खाता हूँ प्रेम से। इस पेड़ का फल खाया, उनकी परमात्मा ने मना किया, तो उनकी तुम्हारा रहने बेकार है। तो वो शैतान तो चला गया। शैतान का प्रभाव ऐसा हुआ कि उन्होंने कहा देखते हैं एक बार, परमात्मा थोड़ी दिख रहा। और उन्होंने वो फल तोड़ा और खा लिया, अच्छा लगा और खाया। और एक दिन फिर परमात्मा का आगमन हुआ, कहाँ हो एडम? अब एडम नहीं आया। उन्होंने कहा एडम फिर आवाज दी, तो उन्होंने कहा कि प्रभु मैं झाड़ियों के पीछे छुपा हूं। उनकी क्यों? हम नग्न हैं, कपड़े नहीं हमारे शरीर पर। और परमात्मा ने क्या, क्यों तुमने उसका वृक्ष का फल खाया क्या? वो ज्ञान का वृक्ष था। अभी तक नग्न रहते थे, स्त्री पुरुष क्या था मालूम नहीं था, मजे में रहते थे। लेकिन उस फल खाने के बाद स्त्री ये है, मैं पुरुष हूँ, और हम नंगे हैं, और वो ऐसा है। उनकी तुमने पाप किया है मेरी आज्ञा का वचन का। उन्होंने जाओ धरती पर, अब ये तुम्हारा स्वर्ग का बगीचा तुम्हारा भोग का साधन नहीं, अब धरती पर जाकर भोग करो, उसका उपयोग करो। और वो सब धरती पर आ गए। इसलिए ईसाइयत में धरती पर रहने वाले सब पापी। बहुत खराब होना पड़ता ना। वो कहता यहां से शुरू होगा। ये धरती भोग के लिए बनी है, और इसलिए जितना कर सकते इसका भोग, इसका कोई संबंध स्थापित नहीं किया। इसलिए ये हमारी भोग की, इसलिए जितना चाहा हमने उसका भोग किया। इस्लाम में स्त्री भोग की चीज है, प्राण नहीं है स्त्री में। ईसाइयत में स्त्री में प्राण नहीं, मालूम होगा। 92 में तक रिसर्च चलती रही, सारे पादरी बैठकर कि स्त्री में प्राण तो होना चाहिए, नहीं तो मरियम जिससे प्रभु पैदा हुए उनमें प्राण नहीं होते तो कैसे? तो फिर उन्होंने यहाँ तक पहुंचे कि ईसा स्त्रियों में प्राण होते हैं और किसी में नहीं। सारी चीज भोग की है, इसलिए स्त्री के प्रति सम्मान नहीं, इसलिए भूमि के प्रति सम्मान नहीं, इसलिए गंगा के प्रति सम्मान नहीं, शिक्षा के प्रति सम्मान नहीं, जिसको हमने सभी को मां माना। ये भोग की वस्तुएं नहीं। और दूसरा करके थोड़ा बहुत बचा था तो करके चले गए डार्विन ने विकासवाद दिया, और डार्विन ने वो विकासवाद चुराया हमसे। वो कौन सा था? तो अवतारवाद। तो सबसे पहले सृष्टि पानी था, हमको भी मालूम। भगवान ने मत्स्य अवतार रखा, सारी जितनी भी जातियां थी उनके बीज बचा लिए, सप्तऋषि को बैठा दिया, मनुष्य को पालो, उनकी सुरक्षा करो, जब तक पानी शांत नहीं होगा, पृथ्वी ऊपर नहीं आएगी तब तक इनके। और हजारों साल तक परमात्मा मत्स्य के रूप में उनको घुमाता रहा। और वो कहता है कि पहला जीव कहाँ उत्पन्न हुआ? पानी में।
तो मछली कहाँ उत्पन्न हुई? तो मत्स्य अवतार हुआ। अब आपस में जब जल में पानी में जीव हुए, आपस में लड़े झगड़े, जो जीव अपनी सुरक्षा के लिए थोड़े बाहर आ जाते, फिर अंदर आते, थोड़े बाहर आ जाते, फिर अंदर आ जाते, और इसलिए जो संघर्ष करके अपने आप को बचा सके, उनको थोड़ा जमीन पर रहने का अभ्यास हो गया, इसलिए कछुआ नाम का प्रजाति उभयचर पैदा हो गया। हमारा दूसरा अवतार क्या है? कच्छप। अब वो जमीन पर रहने लगे तो जमीन के लोगों में झगड़ा शुरू हो गया। अब चार पैर से भागते भागते तो जल्दी भागना, तो छलांग लगाते, फिर दो, और ऐसे करके उनके आगे के पैर थोड़े पीछे के पैर विकसित होने लगे, और वो पूरा जमीन पर भागकर अपनी रक्षा करने लगा, क्योंकि कछुआ को तो जमीन पानी के पास रहना पड़ेगा। तो और जब संघर्ष आया तो पानी से और दूर भागे, तो पूरा का पूरा थलचर बन गया। और क्या बन गया? कौन सा अवतार है? तीसरा, वराह अवतार। वो भी यही कहता। और फिर क्या हुआ कि इन्होंने जब और संघर्ष हुआ तो इन्होंने अपने दो उनके आगे के हाथों का उपयोग कर करके तो आधा जानवर और आधा मनुष्य जैसा, और हमारे यहाँ जिसको कहा नरसिंह अवतार। और ऐसी संघर्ष यात्रा से धीरे धीरे एक दिन पूरा मनुष्य बन गया। और उसने कहा ये क्या एक्सीडेंटल, मतलब घटना है, हो गई। यहां आकर डार्विन रुक जाता है, धरती पर मनुष्य बनकर बाइबिल रुक जाती है, सेमेटिक ग्रंथ रुक जाते हैं। ये धरती तुम्हारे भोग के लिए बनी है, भोग करो। और तुम मनुष्य बन गए संघर्ष करते करते, अब तुम जानो। डार्विन चुप, विकास हो गया पूरा मनुष्य। एक कोशिका से बना तो अमीबा से बनते बनते मनुष्य बन गया। इससे आगे क्या होगा? हमारे यहाँ वामन अवतार है, मनुष्य पूरे मनुष्य है, वो रुक गया डाल में। और इस कारण से समस्या हो गई पूरी दुनिया में। मनुष्य के पास बुद्धि थी तो उसको जो चाहा उसने किया, लेकिन हम नहीं रुके। तो अवतारवाद क्या था? अब तुम मनुष्य बन गए, सारी बुद्धि हमने तुमको समर्पित कर दी, तुम अपना विवेक, तुम्हारा ज्ञान, अब तुमको कैसे रहना चाहिए। और इसलिए मॉडर्न सृष्टि विकसित हुई हमारे। नैतिक जीवन, तुम पूर्ण ताकतवर हो गए। अब तुम ताकतवर हो तो तुम किसी को भी मारोगे। और इसलिए अब उन्हें इस मनुष्य को नियंत्रण करना है, तो इसको, और इसलिए हमने सभ्यता की ओर, संस्कृति की ओर आगे बढ़े। और इसलिए परशुराम अवतार आया कि तुम परेशान करते हो छोटे लोगों को। उसलिए शस्त्र हाथ में, पहली बार शस्त्र हाथ में लेने वाला अवतार परशुराम। तुम क्षत्रिय हो, तुमको राजनीति अभी बताया कि जब सत्ता हाथ में आती है, और इसलिए कि तुम मनुष्य हो गए हो, तो अब तुम सबसे बड़े हो सृष्टि के। तुम्हारा सृष्टि का संरक्षण का काम होना चाहिए, ना कि तुमका उसका भोग करके उसको बर्बाद करने का। और इसलिए हमारे यहाँ परशुराम अवतार क्या करता है? जो ताकतवर लोग हैं, जिन्होंने छोटों को सताया है, उनसे विजय प्राप्त करता है। और इससे आगे बढ़े तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। लोक कल्याण के लिए आराधनाएं लोका नाम मुंचते नास्ति में व्यथा। लोक कल्याण के लिए प्राण से प्यारी सीता को भी छोड़ना पड़े तो राम तैयार है। तो राम ने छोड़ा सीता। इस मनुष्य क्या क्या कर सकता था, ये सब पूरी प्रकृति को मालूम है, इसलिए उसको कंट्रोल करना है और खुद का जीवन दांव पर लगाकर। और इसलिए राम पैदा होते हैं, तुम तो पत्नी को छोड़ने के लिए राम। उनकी पूर्वज शिवी, कबूतर आकर उनके दरबार में गिरा, पीछे से बाज आ गया, बाज ने कहा प्राण बचाइए महाराज हमको, कि बाज हमको खाने वाला है। महाराज ने बाज को अपनी गोद में, कबूतर को अपनी गोद में छुपा लिया और बाज से कहा क्यों खाते हो? कि हमारा काम है, हमारा भोजन यही है, मैं मांस नहीं खाऊंगा तो कैसे जीवित रहूंगा। उनको समझ में आया कि ये पारिस्थितिक तंत्र है। और इसलिए उन्होंने कहा तराजू महाराज जितना तेरे को चाहिए
कबूतर को बैठा लो, हमारा हाथ काट के इस पर रख दो, कबूतर का वजन बढ़ा, दोनों हाथ पैर पूरा शरीर गर्दन काट के रखने के लिए तैयार। और बाद में वो बाघ धर्मराज के रूप में प्रकट हो गया, इंद्र के रूप में कबूतर प्रकट हो गया। परीक्षा ये कहानी के माध्यम से जो सृष्टि के संरक्षण की चीजें थी वो हमने कहानी पुराण के माध्यम से सिखाने के लिए जन जन तक, वो पढ़ा नहीं है, कॉलेज नहीं गया, स्कूल नहीं गया, फिर भी वो हमारे घर की माता चीटियों को आटा डालना सीख गई थी, फिर भी वृक्षों की पूजा करना सिखा दिया था। हम सृष्टि को आगे तक ले जा रहे, आज भी ले जा रहे, विकास रुकेगा नहीं। और हमने कि मनुष्य बनाकर छोड़ा नहीं, डार्विन ने मनुष्य बनाकर छोड़ दिया, इसलिए अनियंत्रित हो गया। कोई भी ताकत को आप बांधोगे नहीं, नदी के यदि दोनों पार्ट बांधे नहीं तो बाढ़ आती है, मट्टी बहा ले जाती है, कृषि की भूमि का विनाश कर देती है। इसलिए घाटों की रक्षा संस्कृति, हमने आगे की यात्रा राम, उस यात्रा को राम तक पहुंचाया। बेटा कैसा हो, राम जैसा, पति कैसा हो, पत्नी कैसी हो, भाई कैसा हो, पुत्र कैसा हो, और ये सब हम भूल गए। इसलिए सोनम पैदा होने लगी, क्योंकि सीता नहीं पढ़ा पाया। पेड़ों की तो बात छोड़ो, पति तक की यात्रा में समस्या आ गई। डार्विन महान हो गया था, पूरा यूरोप, पूरा सैद्धांतिक धर्म, इसलिए जो धरती भोग की भूमि है, स्त्री भोग की भूमि है, उसलिए भोगते रहे। तो उन्होंने कहा कि भोगते रहे वो तो ठीक है, पर्यावरण का विनाश तो 300 साल से 250-300 साल से समस्या आई ना। ये धर्म तो 500 साल 1500 साल पहले 2000 साल पहले पैदा हुए, समस्या ये 250 साल की क्यों? तो वो उत्तर देता है अनाटानी कि उसकी समस्या इसलिए आई कि मनुष्य के पास जितनी ताकत थी उतना भोगता था। हाथ से कितना खोद पाएगा, कितना सोना निकालेगा, कितना खेती करेगा हाथ से। और 250 साल पहले विज्ञान इसके पास आया, और विज्ञान की ताकत से उसने जितना कर सकता था उतना धरती को चीर कर विनाश। हमने मनुष्य बनाकर छोड़ा नहीं, वहीं से हमारे शास्त्रों की रचना शुरू हो गई। और हमने कहा माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या। माता से कितना लेना है? तो बच्चा जितना दूध पेट भरने के बाद छोड़ देता है माँ को कि बस माँ, ये संबंध हमने स्थापित किया। ये संबंध स्थापित करने के लिए हमने पुराणों की रचना की। बिल्ली को मौसी बना दिया, चन्ना को मामा बना दिया, गाय को माता बना दिया। जन जन की मन में हमने भी स्थापित किया था। ये अभागे कितने साल पहले अमेरिका बना है, 500 साल भी हो गए पूरे के लिए मालूम है। इतिहास की आंखें जहां तक जाती हैं वहां तक भारत राष्ट्र था। हम 8000 साल से इस राष्ट्र का संरक्षण कर रहे हैं, ये अभागे 500 साल में नहीं कर सके, क्योंकि इनके पास नैतिक मूल्य नहीं। वो हमारे अपने बच्चों को दृष्टि नहीं दे पाए कि धरती हमारा, सिरिल ने आक्रमण किया, दुनिया का एक बहुत अच्छा साम्राज्य था जिसका नाम था ग्रीक, यूनान। हिटेसिया की वाइस चांसलर थी उस यूनिवर्सिटी की, सिरिल नाम के गुंडे ने आक्रमण किया। विद्यार्थी पढ़ते रहे। ये राजाओं का काम है लड़ना, हमारा काम नहीं, क्योंकि उनको नहीं बताया था कि माता भूमि पुत्रो हम, ये भूमि मेरी माँ है। इसलिए कोई बच्चा खड़ा नहीं हुआ। सिर ने आया, मारा, काटा, धर्मांतरित किया। 1500 साल से वो इस्लाम में, ईसाइयत में कन्वर्ट हो गए। उनके बच्चों से आज पूछो कि 1500 साल पहले तुम कौन थे? उनको नहीं। एक संस्कृति नष्ट हो गई, एक धर्म नष्ट हो गया। कितनी हुई? यूनान, मिस्र, रोम, आइटिक, इजिप्ट, माया, इंका, रसियन, सिथियन,
भूमि है, इसलिए कितना उपयोग कर सकते, किसी को भी मारना पड़े मारो। ये चलते चलते उनके हाथ में विज्ञान और पड़ गया, उस विज्ञान के सहारे से पूरी धरती का, और ऐसा ही चलता रहा। तो वो कहता है कि एक दिन ये धरती नष्ट हो जाएगी, कहाँ जाओगे तुम? इसलिए भारतीय संस्कृति एकमात्र सृष्टि संरक्षण का उपाय है और दूसरा कोई भी नहीं। और हमने कैसे कैसा गढ़ा था तुमको समझाने के लिए। सुबह उठती थी हमारी माताएं, समुद्र बसने देवी पर्वत स्थल मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद चमक में, हे धरती माता तुम उसमें पैर रखने जा रही हूं, पैर रखने जा रहा हूं। समुद्र बसने देवी, धरती माता तू साक्षात देवी है, तू मां है। इसलिए कभी कल्पना करता इतनी बड़ी धरती मां को हम साड़ी कहां से लाएंगे, इसलिए वो कहता है समुद्र बसने देवी। धरती के ऊपर कितना पानी है, हमारे शरीर के ऊपर कितने कपड़े रहते हैं। हे जगदम्बा, जिस समुद्र ही तुम्हारी साड़ी है, अब मैं तुम्हारे ऊपर, और कौन है ये धरती हमारी? विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद इस पर क्षमस में, तू साक्षात विष्णु की पत्नी है। साक्षात विष्णु की पत्नी होने के कारण हम उसका जिस स्वरूप देखते थे, और इन पापियों ने भोग की वस्तु समझा उसे, और पैर छूकर हम, और फिर वो कहता है समुद्र बसने देवी पर्वत स्थल मंडली, यहां तक बात नहीं, तू मेरी माँ है तो तेरा दूध चाहिए हमको। इसलिए बच्चा स्तन ढूंढता है पीने के लिए, छोटा बच्चा भी क्यों ना हो, और फिर कभी खोज लेता है माँ के स्तन। पर्वत स्तन मंडले, महेंद्र मलय विंध्य अरावली हिमालय सह्याद्री, माँ तेरे ये स्तन है जिससे निकलने वाली गंगा यमुना की धारा पीकर ये बेटा बड़ा हुआ। उसलिए एक एक आक्रमण में दुनिया नष्ट हो गई, संस्कृति नष्ट हो गई, धर्म नष्ट हो गई। हम नष्ट नहीं हुए, दुनिया में जितने आक्रमण, एक एक आक्रमण से संस्कृतियां धर्म नष्ट हुई, उन सारे लोगों का टोटल करोगे तो भारत पर आक्रमण हुआ। शक यवन हूण मुगल मंगोल पठान हबसी तुर्की अफगानी फ्रेंच डच मुगल। लेकिन हमारी माता जगदम्बा थी दुर्गा, 10 प्रहर धारणी, वाणी विद्या दायिनी, कमला कमल दल विहारणी। इसलिए दुर्गा के बेटे कभी शिवाजी के रूप में, कभी महाराणा प्रताप के रूप में खड़े हो गए। 15 अगस्त को फिर से मुक्त किया मातृभूमि। साक्षात लक्ष्मी। एक मंदिर, सोमनाथ के मंदिर को लूट लूट कर आधी से दुनिया पैसे वाली करते। कमला कमल दल विहारणी, वाणी विद्या, तू साक्षात सरस्वती है। मनु कहता है अपनी मनु स्मृति में, सर्व मानव पृथ्व्या, सृष्टि में जिनको जीवन की शिक्षा चाहिए वो हमारे पास आए। और उसने कहा नहीं तो हमने किया। बल्लवी नवदीप कांची उज्जैनी काशी तक्षशिला नालंदा 49 यूनिवर्सिटी स्थापित की थी, क्योंकि हमारी माँ पढ़ी लिखी थी, साक्षात सरस्वती थी। इसलिए हमारे चाणक्य निकलता है, आर्यभट्ट निकलते हैं, नागार्जुन निकलते हैं। हमने इस धरती को दुर्गा, 10 प्रहर धारणी, कमला सुजला शुक्ला मातरम। उसलिए हजारों साल पहले से ये भारत राष्ट्र था, हमने अभी तक बचा के रखा। जब हम इसको भूले, पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव हमारे ऊपर होने लगा और हमने इसको भोग की भूमि मानने पर हम वैज्ञानिक हो गए, गार्जियन तक पहुंच गए, मनुष्य हो गए। हम इससे आगे नहीं बढ़े और मनुष्य भी तुम छोटे मनुष्य बने थे। बामन से आगे यात्रा ही नहीं बढ़ी तुम्हारी। उसके आगे परशुराम थे, उसके आगे राम थे, उसके आगे कृष्ण थे। कृष्ण ने कभी जीवन में सुख प्राप्त नहीं किया। समाज को जेल में पैदा होता है, कभी पूतना आ जाती है, कभी कोई आ जाता है। 12 साल के बच्चे को कंस से भरना पड़ता है, फिर जरासंध लड़ता है 17 बार, फिर द्वारिका चला जाता है, फिर महाभारत का युद्ध आ जाता है।
फिर अपने वंश का नाश अपने आंखों के सामने कराता है, तब धर्म की स्थापना। इतनी बड़ी लंबी यात्रा जो करते हैं वो धर्म का संरक्षण करते हैं, और धर्मो रक्षति रक्षता, जो धर्म का पालन करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। पर्यावरण रक्षति रक्षता, पर्यावरण की रक्षा आप करो, पर्यावरण आपकी रक्षा करेगा। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद भाई साहब, बहुत अच्छी बातें बताई। और उन्होंने बताया कि विकास जरूरी है, लेकिन विकास विनाश की तरफ ले जा रहा है। हमें भी इस चीज का ध्यान रखना होगा कि विकास तो करें लेकिन विनाश को बचाएं। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इसी श्रृंखला में मैं इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्री अजय जी कौशल भाई साहब से आग्रह करती हूँ कि वे आए और अपने विचार दें। आज की जो संगोष्ठी है और जो विषय है अति महत्वपूर्ण विषय है। और सर्वप्रथम मैं तो सृष्टि सेवा संकल्प अभियान के तहत मुझे एक मौका मिला इसका एक भाग बनने का, तो मैं तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ संस्था को। और इतने पुरातन काल का आदरणीय झा भाई साहब ने जो बातें रखी, शुरू से लेके जो विकास की, तो वास्तव में आज की स्थिति में परिस्थिति में देखा जाए तो ये हमारे लिए बहुत ही चैलेंज है। निश्चित तौर पे हम लोगों का जो लाइफ स्टाइल है वही एक सबसे बड़ा कारण। विकास निश्चित तौर पे बहुत अति आवश्यक है, लेकिन विकास के साथ साथ जो संतुलन है प्रकृति के साथ मानव का संतुलन, ये हमारी नैतिक जवाबदेही भी। जैसे भाई साहब ने बताया, हमारे चूंकि मैं शिक्षा संस्थान से संबद्ध हूँ, तो निश्चित तौर पे जब हम लोग 1984 का है, उसके पहले की जो हमारी स्कूल शिक्षा होती थी उसमें एक नैतिक शिक्षा नीति शास्त्र एक पाठ हुआ करता था, हमेशा एक विषय हुआ करता। तो विज्ञान के साथ साथ जो शिक्षा में एक महत्वपूर्ण पाठ था वो नीति शास्त्र नैतिक शिक्षा। तो उस समय विभिन्न भागों में अलग अलग संबंधों में हम लोगों को पाठ पढ़ाया जाता था। मैं चूंकि कृषि से संबद्ध हूँ और मेरा परिवार, मेरे पिताजी वो भी एक कृषि वैज्ञानिक थे और मेरा परिवार लगभग कृषि से ही जुड़ा, विभिन्न क्षेत्रों में कृषि में काम किया। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन का नाम आपने सुना होगा, और मेरे पिताजी भी उसी संस्थान में और उसी समय और उनके रूममेट थे श्री प्रहलाद किशोर कौशल, वो भी एक लीडर थे। और मैंने उनको शुरू से देखा, उनकी नौकरी में बचपन से मैंने देखा। वो सुबह जाया करते थे, सुबह उनकी 7 बजे से उनकी दिनचर्या शुरू हो जाती थी। उनको पान पसंद था, वो पान के बीड़े बनाते थे, एक पैकेट रखते थे और उसमें अपना, वहां उस समय जो वैज्ञानिकों की एक वो होती थी, वो या तो साइकिल से खेत का भ्रमण करते थे या पैदल, यदि बहुत लंबा है। बट मेरे पिताजी की दिनचर्या थी वो पैदल ही पूरे जो एक्सपेरिमेंटल फील्ड है उनको रोज का भ्रमण सुबह करते थे। 9 बजे 2 घंटे भ्रमण करके आते थे, 9 बजे से
10 बजे उन्हें फिर नहाया धोया, फिर अपना नाश्ता किया और फिर चले गए ऑफिस। समय सीमा का बहुत ध्यान रखते थे और फिर शाम को फिर 5 साढ़े 5 बजे ऑफिस बंद होता था, फिर खेत का भ्रमण करते। तो मैं ये चीज सोचता था कि ये तो एक सरकारी समय होता है 10 से 5 का, फिर ये सुबह 7 बजे जाना, फिर शाम को 5 से 7, फिर ये अपना एक्स्ट्रा टाइम भी देते हैं। तो मैं पूछता था कि आप इतना समय कैसे देते, क्यों देते? तो उनका ये था कहना कि मेरा जो 10 से 5 है वो तो कुर्सी और टेबल का रिश्ता है, लेकिन मैं फील्ड के साथ साथ प्रकृति का आनंद भी अपनी दिनचर्या में लेता हूँ। उसका आनंद मेरे लिए जरूरी। एक नेचर होता है हर एक का, बट ये हमारी एक लाइफ स्टाइल है कि हम अपनी लाइफ स्टाइल को कैसे ढालते हैं। और मेरा सौभाग्य रहा कि मैं हमेशा नेचर के करीब रहा। जहाँ पे भी था, छिंदवाड़ा में मैंने बहुत ज्यादा कृषि के क्षेत्र में काम किया और मेरी पसंदीदा जिला है छिंदवाड़ा। निश्चित तौर पर यदि देखेंगे बायोडाइवर्सिटी में मध्य प्रदेश में एक नंबर 1 जिला है। वहाँ ऐसी कोई फसल जो प्रदेश में होती है वहां नहीं होती, ऐसा नहीं। संतरे से लेके, गन्ने से लेकर के, कपास से लेकर के, मूंगफली से लेकर के, हर प्रकार की सब्जियां, लहसुन, अदरक, प्याज, गोभी, सब्जियों में देखा जाए तो मिर्च, ऐसा कोई फसल नहीं है जो वहां पे नहीं है। तो एक मेरे को मौका मिला और निश्चित तौर पे इसके बाद भोपाल का मौका मिला। तो एक जो अभी समय चलता है, इस समय बहुत ज्यादा विकास की हम बात करते हैं तो स्मार्ट सिटी का नाम आता है। विकास मतलब स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी की बात तो होती है लेकिन ग्रीन सिटी की बात बहुत कम है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में प्रोविजन है, बट हम ग्रीन सिटी की कभी बात नहीं करते। प्राकृतिक शहर भी है, प्राकृतिक। अब हमारे कृषि में जरूर प्राकृतिक खेती ने भाग लिया, इससे पहले जैविक खेती होती थी। और एक बड़े इंटरेस्टिंग चीजें आपको बताते हैं। हम लोग बहुत सुनियोजित तरीके से हम लोगों ने प्रकृति का दोहन तो किया। जैसे हम बात करते हैं आज नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट का पार्ट है कि सॉइल, उसके बाद वाटर, उसके बाद एयर। ये जो 3 चीजें हैं कृषि में, ये बहुत ही हर चीज पार्ट इम्पोर्टेंट है। और हमने हर चीज का खेती में इसका दोहन किसी न किसी रूप में किया। आपको ज्ञात होगा कि 1 इंच लेयर जो मिट्टी की बनती है, उसको बनने में लगभग 200 साल से लेकर के 1000 वर्ष लगते हैं अलग अलग स्थिति में। इसकी बहुत अच्छी उसको एनवायरनमेंट मिला, मतलब उसको पर्याप्त पानी और पौधे मिलते हैं तो 100 वर्ष में भी बन जाती है। और नहीं तो यदि बैरन लैंड है तो उसको हमको बनने में नेचुरल प्रक्रिया में उसको लगभग 1000 वर्ष। ऐसे हम पेड़ की बात करते हैं तो एक पौधा जो जब हम उसको कंप्लीट प्लांट के रूप में, ट्री के रूप में जब डेवलप होता है तो लगभग वो 2 से 4 लोगों को ऑक्सीजन पूरे वर्ष थ्रू आउट ईयर देने में सक्षम होता है एक पौधा। मतलब यदि हम एक पौधा भी लगाते हैं लेकिन उसको जो डेवलप होता है वो लगभग हर पौधे की अपनी अपनी लाइफ साइकिल है। परंतु यदि हम बात करते हैं जैसे जल्दी को विकसित होने वाले नीम है, पीपल है, ये बहुत तेजी से है। और आपका अर्जुन है, ये बहुत तेजी से विकसित होते हैं। तो ये कम से कम 7 साल में ये हमको हमारी जितनी ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है वो देने में सक्षम हो जाता है। अब हम बात करते हैं हमारी दिनचर्या की।
भोजन की। देखिए विकास भी होता है वो डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करता है। मतलब हमारे भोजन मुख्य भोजन हमारा क्या है आज के, तो हम लोग चावल हमारे उसमें है, लेकिन चावल कहाँ का है, हमारे यहाँ का नहीं, बहुत बाद में आया चावल की कुछ प्रकृति प्रजाति, वो हमारे, वो मैं बताऊंगा। दूसरा गेहूं आटा हम लोग खाते हैं, वो भी हमारे यहाँ का नहीं। गेहूं और चावल ही सबसे हमारा रोज का भोजन है, आवश्यक। अब तीसरी एक और इम्पोर्टेंट चीज जो उन्होंने कहा था, जो फल की आप एक युधिष्ठिर वाला प्रसंग जो भाई साहब ने बताया कि सब्जी, तो कोविड का जो पीरियड था सबसे भयावह पीरियड था। आज हम लोग भाग्यशाली हैं कि हम लोग जो यहाँ पे बैठे हैं और यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, वो खतरनाक पीरियड को हम पास कर चुके हैं और आज हम यहाँ पे हैं। तो उसका यदि देखा जाए तो इतनी भयावह और एक दिन लोगों का कितना मुश्किल से कटता था, और यदि हम आने वाली जनरेशन को बताएंगे तो वो विश्वास नहीं करेगी उस चीज के लिए कि जो हम लोगों ने झेला। तो आज की जो हमारी नैतिक जवाबदारी है कि आने वाली जनरेशन के लिए हम क्या छोड़ जाएं, क्या करें। अपने लिए तो ठीक है, प्रकृति में जितना हमको आवश्यक है उतना लें, बाकी के हम चूंकि कर्जदार हैं अपनी माँ के, तो हमारी नैतिक जवाबदारी बनती है कि हम अपनी जनरेशन के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हमें कुछ ना कुछ छोड़ना जरूरी है। बाकी हमारा शरीर है, यही है, यही हमें मिट्टी में मिलना है। तो हमारे विकास में जहाँ बात हम करते हैं, इवन मीठा हम खाते हैं तो हमारे लिए आता है शक्कर। शक्कर कहाँ से आती है, गन्ना। गन्ना कहाँ से, वो भी हमारे आता है। हम ऐसे देश में रहते हैं, हम भाग्यशाली समझें कि जो आयुर्वेद का पूरे ग्लोबल में सबसे बड़ा स्रोत है, क्षेत्र है। लेकिन आयुर्वेद का धीरे धीरे लोगों ने जब देखा तो उसका महत्व हमको अब समझ में आता है कि आयुर्वेद की अपनी स्थल कहाँ है। परंतु ये सब विकसित, जो विज्ञान की हम बात करते हैं तो विज्ञान में हर पार्ट किसी न किसी रूप में जुड़ा हुआ है। ये सब विकास के मॉडल है, गेहूं है, चावल है, गन्ना है, शक्कर है, ये सब विकास के ही मॉडल है। सोयाबीन 1980s में सोयाबीन आया, तेल। तो इन चीजों का मूल रिप्लेसमेंट क्या था? आज हम जो बात करते हैं, अब हम बात करते हैं श्री अन्न की। आप लोग सभी लोग शायद जानते होंगे श्री अन्न, कोलो, गुटकी, सावा, चीना, रागी, ये हमारा मूल भोजन वास्तव में ये था। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं मतलब ट्राइबल एरिया में तो मैं बहुत लंबे समय तक रहा, मेरा अनुभव बड़ा जबरदस्त था। वहां ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां होती थी, उसके बारे में ऐसा बताया जाता था। आज भी मतलब कई तामिया, आपने नाम सुना होगा छिंदवाड़ा में, पातालकोट, वहां ऐसी दुर्लभ जड़ी बूटियां हैं। वहां ऐसा बताया जाता था कि यदि आपको चोट ऐसी लगी है, बहुत बड़ा घाव है और खून बंद नहीं हो रहा है, वो आप यदि लगा लेंगे, उसका पत्ता भी आप पीस के लगा लेंगे, तो आपका जो खून है वो तत्काल बंद हो जाएगा बहना। हड्डियों को जोड़ने वाला, कैंसर की बहुत सारी जो अब चीजें, जड़ी बूटियां निकल रही हैं, तो ये चीजें बायोडाइवर्सिटी से पार्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। और ये संरक्षित कब होगा? ये सब होगा एक हमारा है परिस्थिति का संतुलन होने से। और जहां हमने किसी भी चीज का अति दोहन किया तो ये हमारा संतुलन है, ये बिगड़ने लगता है किसी न किसी रूप में। आज जब हम धीरे धीरे विज्ञान में और विकास करते आ रहे हैं तो पता लगा कि गेहूं भी नुकसानदायक, पहले तो नहीं था गेहूं, अब गेहूं भी नुकसानदायक होने लगा। अच्छा, जो हम लोग सब्जियां खाते थे
उनका पालक, बोले आयरन की जहाँ डेफिशिएंसी है, हीमोग्लोबिन की कमी है, उनका पालक। अब आज पालक का एनालिसिस करके देखेंगे तो उसमें वो कंपोजिशन नहीं है न्यूट्रिएंट का जो पहले की पालक में हुआ करता था। क्यों? कि मिट्टी में वो चीजें रही नहीं, हमने उसका अत्यधिक दोहन कर लिया। चाहे चावल हो, चाहे गेहूं हो, चाहे सोयाबीन हो, ये न्यूट्रिएंट का सबसे ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन करती है। इनका रिक्वायरमेंट, अभी मक्का बढ़ रहा है, इनका जो न्यूट्रिएंट कंजम्पशन है हाईएस्ट होता है। और ये यदि हम हाई फीडर क्रॉप और हाइब्रिड लगाएंगे तो हमारे में जो न्यूट्रिएंट है वो कम होना है सॉइल में। तो जो हम प्रकृति से भी लेंगे तो उसमें जो आएगा वो कहाँ से? तो प्रकृति से जब जमीन से हम देंगे तो जमीन में जो चीज रहेगी वही तो हमको भोजन में आएगी। तो ये चीजें आएगी कैसे जब हमने उसको मेंटेन ही नहीं किया। और एक लॉ है, उसको बोलते हैं लिविंग लॉ ऑफ मिनिमम, ये ह्यूमन में भी लगता है। इसमें ये कि जैसे 17 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स बोले जाते हैं लाइफ स्टाइल को, लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। यदि आपका कोई भी एक पोषक तत्व कम है तो उसका असर आपकी ग्रोथ पे पड़ेगा। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, लॉ ऑफ मिनिमम। मतलब आपके पास नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, जिंक सब कुछ है, एक मान लीजिए बोरॉन कम हो गया तो उसका रिफ्लेक्शन आपकी ग्रोथ पे असर हो जाएगा। मतलब वही एक चीज है जो आपकी पूरी स्वास्थ्य पे असर कर दे। तो यहीं से हम लोग प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, अब वापस उस कॉन्सेप्ट पे आ रहे हैं। फर्टिलाइजर की हम बात करते हैं तो हम लोग थोड़े सौभाग्यशाली हैं। लगभग जो नेशनल एवरेज है वो 120 किलो पर हेक्टेयर एनपीके का है, हमारे लगभग 93 के करीब किलो एनपीके का प्रति हेक्टेयर कंजम्पशन है। ऐसे पेस्टिसाइड का हमारा कंजम्पशन तुलनात्मक कम है, लगभग 400 ग्राम प्रति हेक्टेयर का नेशनल एवरेज है और हमारे मध्य प्रदेश का लगभग 100 ग्राम के करीब है। पेस्टिसाइड में भी हम लोग मध्य प्रदेश में इस्तेमाल थोड़ा नियंत्रण में है। नहीं तो आपने वही चीज देखी है जो पंजाब का जो हाल है, सबको पता है, कैंसर की ट्रेन। तो निश्चित तौर पर यदि हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज से, पर्यावरण से हम खिलवाड़ करेंगे तो हमको भुगतने के लिए भी हमको तैयार रहना होगा। अब इसके लिए हमें करना क्या है? हमको अपनी पहले लाइफ स्टाइल और रिक्वायरमेंट है उसको भी चेंज करना होगा, क्योंकि मार्केट भी उसी हिसाब से। आज रागी का जो एमएसपी है, कोदो कुटकी का एमएसपी है, वो कम है, 2500-2600 से लेकर 3500 तक का है। ये क्यों है कम? क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज्यादा कम है। लेकिन जब हमें डिमांड बढ़ने लगेगी तो ऑटोमेटिक इसके रेट बढ़ेंगे, किसान वही लगाने लगेगा और हम नेचुरल से अपनी लाइफ स्टाइल से संतुलन किसी न किसी रूप में ले सकते हैं। रागी आप लोगों ने किसी खाए, रेगुलर खाया क्या रागी की रोटी? यदि आप अच्छा, और ओट की नहीं। इसका बनाने की प्रक्रिया थोड़ी थोड़ी अलग है। रागी को थोड़ा सा गर्म, उसके आटे को थोड़ा गर्म पानी में उसना जाता है, थोड़ा सा उसमें हल्का सा घी डाला जाता है, फिर उसके बाद उसको बेलेंगे तो टूटती नहीं। परंतु मेरा ये कहना है कि आप 15 दिन खा के देखिए, आपको निश्चित तौर पे भी आपने गेहूं को रिप्लेस किया रागी से, तो जिसको जो लोग जिम में अपना समय बिताते हैं, वेट गेन का काफी कम हो, आपको रिफ्लेक्शन मिलेगा। दूसरी चीज, आज डायबिटीज की हम बात करते हैं तो कुटकी और सावा चावल की तुलना में यदि हमने इसको लेना शुरू किया, और मैं आपको बताऊं ये जो
कोदो, कुटकी, रागी, सावा, ज्वार, बाजरा, इनका न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट बहुत कम है, पानी का रिक्वायरमेंट भी कम है, किसी भी परिस्थिति में हो जाती है। कुछ फसलें तो ऐसी आप थ्रू आउट ईयर लगा लो, कभी भी लगा लो, खरीफ का, रबी का, जायद का। हमने भी अपने डिमांड खाने में ये कर लग गए। बकरी का दूध, आपको वैल्यू सबको पता है बकरी के दूध की, ये नेचुरल प्राकृतिक चीजें थी तो हमारे उसमें संसाधनों में थी। अब हम हाई उसमें आ गए, गाय में भी हम गिर और साहिवाल से छोड़ करके हम हेल्वेस्टिंग फ्रीजन वगैरह में आ गए, मतलब HF वगैरह में आए। तो हमने लाइफ स्टाइल हमारी खुद का रिक्वायरमेंट है, लेकिन धीरे धीरे जब हम इसको चेंज करेंगे तो हमको निश्चित तौर पे इसका असर मिलेगा। आप लोगों को यदि कभी मौका मिले तो पिठवाय इंदौर के पास है, भाई साहब आप कभी जाइएगा, 20 किलोमीटर है इंदौर से। वहाँ लोग को एग्जिस्टेंस में रहते हैं, 25 से 30 फैमिली एक साथ रहती है और वो कोई भी बाहर का प्रोडक्ट यूज नहीं करते। उन्हें सब में जो भी रिटायर होता है वहाँ स्थापित हो जाते हैं, जो भी उनका जमा पूंजी रहती है वहाँ पे देते हैं, जमीनें वो लोग उस हिसाब से लेते जाते हैं। वहाँ लगभग अभी 116 एकड़ के करीब उन लोगों ने जमीन ली है, वहाँ खेती करते हैं, उनको जो रिक्वायरमेंट होती है वही खरीदते हैं, बना पैदा करते हैं। तेल भी वही पैदा होता है, सरसों का, मूंगफली का वही निकालते हैं, कच्ची आदमी प्राकृतिक पद्धति से निकालते हैं। साबुन भी वो यूज करेंगे तो खुद का बनाया हुआ, खाने की हर चीज खुद की, और बाकी का जो एक्सेस है, मार्केटेबल सरप्लस होता है जो, वो बाहर आता है इंदौर क्षेत्र में बिकने के लिए। यदि आप उनका घर देखेंगे जो मकान बने, वहाँ कुछ असम से फैमिली है, तो असम वालों ने उनने बैम्बू का ही घर बना के रखा है। उनका यदि आप घर देखोगे तो ऐसा लगता है कि एसी की जरूरत नहीं, गर्मी में इतना ठंडक और ठंड में बिल्कुल गर्म। तो कभी मौका लगे तो आप लोग ऐसे में जाइए, मौका देखिए कि आज हम जब विकास की बात करते हैं और इंदौर से इतने पास, तो वो वास्तव में पिठवाय जगह है, 20 किलोमीटर करीब पड़ता है बॉम्बे हाईवे रोड से। तो देखेंगे तो हम किस तरह से प्रकृति से संतुलन बना सकते हैं आज की चीजों में। और आज सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ हमारा वो है एकल पद्धति रहने का। जो संयुक्त परिवार हुआ करता था, सब अपनी जवाबदारी हर एक की रहती थी और निश्चितता से पूरा परिवार रहता था। जैसे जैसे परिवार बढ़ता गया वैसे वैसे जवाबदारी हर एक पे आने लगी, उतनी ही बीमारियां, उतना ही टेंशन। लेकिन जब हम इकट्ठे परिवार में रहते थे तो हमको परिवार में विश्वास रहता था, हमसे बड़ा कोई है तो हमें इतना स्ट्रेस नहीं होता। तो ये जो चीजें, संगठित परिवार और प्रकृति से संतुलन, ये हमारा एक लाइफ स्टाइल का पार्ट है और निश्चित तौर पे हमको इसमें अपने को थोड़ा परिवर्तन होना चाहिए। और मैं जब ग्वालियर आया तो मेरे को ग्वालियर सिटी मतलब से बड़ा वो था, ऐतिहासिक है, बहुत अच्छी जगह है, लेकिन मैं जब आया तो मेरे को थोड़ी सी निराशा हुई। भोपाल से जब निश्चित तौर पे यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और ठंड भी ज़्यादा पड़ती है, ऐसा बताया गया, परंतु मेरे को जो क्षेत्र में, हम जिस क्षेत्र में रह रहे हैं वो तो बहुत अच्छा है, सुंदर है और नेचर के काफ़ी पास है। लेकिन कुछ इच्छा शक्ति, दृढ़ शक्ति हमको खुद भी रखना पड़ेगा। इंदौर ने प्रमाण दिया है वो है स्वच्छता का, स्वच्छता में आज नंबर 1, वो भी एक इच्छा शक्ति का, और उसमें कुछ नीति है, कुछ नियम कानून है, सबका समागम। बिना सोसाइटी की चीज संभव नहीं। लेकिन आज ग्वालियर में जैसे हमने बात की, आपने संकल्प लिया, तो ग्रीन ग्वालियर होने से भी हम कोई रोक नहीं सकते। और निश्चित तौर पे यदि ग्रीन ग्वालियर होता है तो ये हम लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। और हमारे जहाँ संस्थान की बात है, ग्रेजुएशन से प्रथम वर्ष से बच्चों को ग्रीन ग्रेजुएशन का उनको
जवाबदारी सौंपी है कि एक पेड़ आप लगाओगे और पूरे 4 साल की हमारी डिग्री होती है बीएससी की। जब 4 साल की डिग्री करके जाओगे तो पेड़ के साथ, पौधे के साथ, आप विकसित पौधे के साथ अपनी फोटो दोगे तो आपको ग्रीन ग्रेजुएशन का हम एक सर्टिफिकेट देंगे। तो हमको कुछ ना कुछ अपनी गतिविधियों में, हमें लाइफ स्टाइल में और इच्छा शक्ति, और बिना समाज के, सोसाइटी की इच्छा शक्ति के कुछ भी संभव नहीं है। लेकिन हमारी, जैसे कि आज का जो मंत्र है जो दिया है, और वो हमारी जवाबदेही को भी हमको इंगित करता, बताता है और जगाता है, और हमारे लिए एक लेसन भी है। और ये एक मौका था अपना विचार व्यक्त करने का। तो मैंने जो भी हो सकता, कोई चीज़ आपको अच्छी लगे या ना लगे, परंतु विचार जरूर करिएगा कि हमको अपनी लाइफ स्टाइल में कहीं ना कहीं तो चेंज समय के साथ लाना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद भाई साहब, आपने सही कहा कि आगे आने वाली पीढ़ी को स्वस्थ, सुरक्षित और सुंदर अगर हमें धरती को देना है तो पर्यावरण का संरक्षण करना ही होगा। जैसा कि अब पता है कि अब कार्यक्रम अपने अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ चला है। अब मैं मुख्य अतिथि उद्बोधन के लिए श्री दीपेंद्र सिंह जी भाई साहब को आमंत्रित करना चाहूँगी। मंच पर उपस्थित आदरणीय प्रमोद झा जी, जिनके मार्गदर्शन में ये सृष्टि सेवा संकल्प जो अभियान चल रहा है, कृषि विश्वविद्यालय के कुल सचिव श्री कौशल जी, सभागार में उपस्थित सभी पर्यावरण प्रेमी एवं बड़ी संख्या में उपस्थित हमारे अधिवक्ता परिषद के पदाधिकारी, शासकीय अधिवक्ता बंधु, अभी जब आदरणीय प्रमोद जी भाई साहब का जब भाषण चल रहा था तो ऐसा लग रहा था कि अगर ये कहीं किसी जैसा पंडाल बनाया जाता और तो ऐसा लगता कि किसी संत के प्रवचन चल रहे हैं। काफी लंबे समय बाद इतना अच्छा भाषण सुनने को मिला मेरे को, और मैं आशा करूंगा कि आप आगे भी ऐसे यहाँ कुछ कार्यक्रम करते रहिए, तो मैं जरूर बुलाऊंगा आपको। अभी जब मेरे को अभी कुछ दिन पहले फोन आया तो ब्रजेश भदौरिया जी का, तो उन्होंने कहा कि ऐसे पर्यावरण को लेकर एक कार्यक्रम है, तो उसमें आपको रहना है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आ जाऊंगा, संडे का दिन है तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो मेरे मन में ये था कि पर्यावरण को लेकर पेड़ लगाना है या कुछ और करना है, ये तो समझ में आता है, लेकिन ये भौतिक कार्यक्रम क्यों? हालांकि फिर उसके बाद मुझे ध्यान में आया कि शब्द ब्रह्म है, और जब हम सकारात्मक वातावरण में कोई चर्चा करते हैं तो वो पूरे वातावरण में, पूरी सृष्टि में गुंजायमान होती है। तो आज इतनी अच्छी बातें ये हुई हैं, निश्चित रूप से हमारे ऊपर ये प्रभाव पड़ेंगे, तो सभी लोग पर्यावरण को लेकर प्रेरित होंगे। हालांकि ग्वालियर में कुछ समय से ये माहौल चल रहा है कि थोड़ा पर्यावरण को लेकर चिंता करनी है, और क्योंकि मध्य प्रदेश का ही एक शहर इंदौर, जिसके बारे में लगातार बात होती है कि वो स्वच्छता में नंबर 1 है, और पर्यावरण के मामले में भी मुझे काफी अच्छा लगा हो। लेकिन हम केवल इंदौर की ही चर्चा कब तक करते रहेंगे, हमें ग्वालियर को भी उसी लेवल पर लेकर जाना है। तो निश्चित रूप से सृष्टि सेवा संकल्प ये जो संगठन काम करेगा वो आगे चलकर हम इसमें आगे कुछ सफलता प्राप्त करेंगे। हालांकि पर्यावरण को लेकर कार्यक्रम था, और जब मुझे बुलाया गया तो मुझे लगा कि अधिवक्ताओं का क्या रोल है इसमें, पर्यावरण को कुछ अलग ही लोग काम करते हैं।
लेकिन थोड़ा सा अगर हम सब गहराई में जाएंगे, 20 साल पहले भी एक सब्जेक्ट लॉ में भी शुरू हुआ, एनवायरमेंटल लॉ, तो उसमें अगर थोड़ा सा जब भी उसमें जितने भी साइटेशन थे जो हम पढ़ते थे, जब हम लॉ कर रहे थे उस समय एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के सारे केस लॉ हुआ करते थे। तो एमसी महेश चंद्र मेहता एक जम्मू कश्मीर के एक एडवोकेट थे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पर्यावरण को लेकर इतनी सारी बेल लगाई कि लगातार उन्होंने पर्यावरण जो है सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर किया, और वहां से ध्यान में आया कि पर्यावरण को लेकर भी कोर्ट भी काम कर सकते हैं। तो अभी समाज में ऐसा मानस है कि जो न्यायपालिका है वो केवल जो है वहां उनको कोर्ट में बैठकर निर्णय ही देना है, लेकिन ऐसा नहीं है। समाज में न्यायपालिका का कम समझ में आकर भी उन्होंने किया है। और अगर हम थोड़ा पीछे जाएंगे तो जब राममोहन राय का सती प्रथा को जो है समाप्त करने का जो आंदोलन चल रहा था, उसमें न्यायमूर्ति रनाडे और तेलंग जैसे न्यायमूर्ति, इन सब लोगों ने जो है जमीन में आकर कोर्ट से बाहर निकलकर काम किया। अभी अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ, जिनको पर्यावरण प्रेमी माना जाता है, हमारे यहाँ एक ऐसे जज हैं जस्टिस आनंद पाठक, वो लगातार इस विषय पर काम कर रहे हैं। और उन्होंने एक नया तरीका निकाला, और उस तरीके में उन्होंने सबसे पहले एक हमारे अधिवक्ता परिषद के ही कार्यकर्ता हैं, उनको कई बार कोर्ट कुछ एडवोकेट से कुछ गलती हो जाती है तो वो कॉस्ट लगाते हैं, कभी 500 रुपए, कभी 1000 रुपए की, आप इसको बार में जमा कर दीजिए। लेकिन उन्होंने एक नया तरीका खोजा। उन्होंने कहा आपको एक पेड़ लगाना, और उस पेड़ लगाने के बाद आपने पेड़ लगाया, उसका फोटो जो है आपको इस फाइल में प्रस्तुत करना है। तो उन्होंने पहली बार ये ऑर्डर किया तो उन्होंने एक पेड़ लगाया, ये बड़ा चर्चा का विषय बना। तो फिर बाकी जो जजेस थे उनको भी थोड़ी जागृति आई कि हाँ ये सही है, ये काम भी हो सकता है। उन्होंने भी अपने बाकी जो उनके साथी जजेस थे उन्होंने चर्चा की होगी निश्चित रूप से। तो एक केस में मैं खड़ा हुआ था, मैं जो है वो क्रिमिनल केस था। तो एक जस्टिस यहाँ सील लागू हुआ करते थे, तो उन्होंने मेरे से, मैं कंप्लेनेंट की साइड से उसमें था और मैं ये अपोज कर रहा था कि इसको जमानत नहीं देनी चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं ये केस तो जमानत का, इसमें जमानत तो दूंगा, आप ये बताइए इनको कंडीशन क्या लगा। तो मेरे भी मन में था, मैंने कहा ठीक है, इनको मतलब उन्होंने जो सोचा, उन्होंने और मेरे, हमने एक साथ कहा कि मतलब इसमें इनको कुछ पेड़ लगाने की कंडीशन बोल देते हैं। तो मैंने कहा हाँ सर ये बहुत ही अच्छा रहेगा। तो फिर उन्होंने तो आगे बढ़ के उस व्यक्ति को 100 पेड़ लगाने के लिए बोल दिया कि आप 100 पेड़ लगाएंगे। हालांकि वो बाद में, और उन्होंने कहा कि अगर इतना बोला, ऑर्डर में लिखा कि आप 100 पेड़ लगाएंगे, 100 पेड़ों के साथ ट्री गार्ड लगाएंगे, तो वो मतलब इतना महंगा बजट हो गया कि उन्होंने कहा कि मैं पहले तो 100 पेड़ लगाऊंगा कहाँ, और दूसरी बात ये है कि मतलब इसके लिए इतना बड़ा बजट, मतलब ये 1.5-2 लाख रुपए मतलब इसमें खर्चा हुआ है, इतनी मेरी स्थिति नहीं है। बाद में थोड़ा सा ऑर्डर उन्होंने मॉडिफाई किया और उसमें उन्होंने कहा कि केवल आप 100 पेड़ लगाइए और उनके संरक्षण के लिए लकड़ी वगैरह, टी गार्ड मत लगाइए लकड़ी वगैरह से। और उन्होंने फिर उसमें ऑर्डर किया कि आप उस गांव में जो स्कूल है वहां लगा सकते हैं वगैरह वगैरह, ऐसे 3-4 जगह चलिए। तो कुल मिलाकर न्यायपालिका भी इस क्षेत्र में लगातार पर्यावरण को लेकर हम जो भी कर सकते हैं वो सब कर रहे हैं, और खासकर ग्वालियर इसमें काफी आगे है। और जस्टिस आनंद पाठक, अभी एक कुछ समय पहले एक सर्वे आया था दैनिक भास्कर में कि उनके ऑर्डर के कारण लगभग 19,000 से ज्यादा, ये लगभग 1 साल पहले का था, 19,000 से ज्यादा पेड़ उनके ऑर्डर के कारण जो कोर्टों ने लगातार ऑर्डर किया। अभी भी वो जैसे किसी को भी जमानत देते हैं तो कहते हैं आप 5 पेड़ लगाइए, कभी कहते हैं 2 पेड़ लगाइए। और फिर उन्होंने उस स्तर पर लेकर गए कि वो पेड़, उसको लेकर उन्होंने एक ऐप बनाया, तो जो भी पेड़ लगाता है उसको उस ऐप पर डाउनलोड करना होता है और वो पेड़ कैसे कैसे उनकी ग्रोथ हो रही है। तो वो एक दिन किसी को जमानत मिल गई, उससे उसका बचाव नहीं हो रहा, वो तो लगातार उसको 6 महीने तक, 1 साल तक उसको रिपोर्ट ही प्रस्तुत करनी होती है कि हमने ये पेड़ लगाए थे, इनकी ग्रोथ इतनी हो गई, इतनी वगैरह। तो ये न्यायपालिका का एक नया जो है उन्होंने एक नया तरीका इजाद किया है लोगों को जागृत करने का। जहां तक पर्यावरण की बात है तो 70 के दशक में ही इसकी शुरुआत हो गई थी विश्व स्तर पर।
और जनेवा में जो 1979 में जो सम्मेलन हुआ उसमें फिर बहुत सारी बातें तय हुई कि विश्व के जो देश हैं उनको ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। हालांकि इसमें एक बात मैं कहूंगा, मैं वैसे सकारात्मक चर्चा ही करना चाहता हूं, लेकिन इसमें अमेरिका जो है ना वो सबसे गड़बड़ है और वही विश्व स्तर पर चीजें तय करता है और उनको वही फॉलो नहीं करता कई मामलों में। मतलब उनको जो है अभी बीच में जो मंदी का दौर आया तो बताते हैं वहां एक कारण ये भी था कि उन्होंने अनाज से जो है तेल बनाया, उससे गाड़ियां चलाई, तो उनके वहां अनाज की जो है कमी हो गई। बाद में फिर एक मैंने ये भी पढ़ा एक बार इंडिया टुडे में कि वहां अमेरिका में फिर मंदी के दौर में एक ऐसी बातें भी हुई कि अमेरिकन जो है वो उनकी एक आदत है कि वो जब किसी होटल या रेस्टोरेंट में जाते हैं तो जो ऑर्डर करते हैं तो अपनी भूख से 1.5 गुना ऑर्डर करते हैं और जितना खाना है उतना खा के बाकी छोड़ देते हैं। तो फिर जब ये मंदी का दौर आया तो उसके बाद वहां के जो होटल थे और रेस्टोरेंट थे उन्होंने एक जो है कंडीशन लगाई लोगों के ऊपर कि आप अगर 1.5 गुना अपनी भूख से 1.5 गुना ऑर्डर करेंगे, जितना आप छोड़ के जाएंगे उसके जो खाने का ऑर्डर किया वो तो पूरा पैसा लेंगे, जो छोड़ के जाएंगे उसका भी पैसा लेंगे कि आप इसको बर्बाद नहीं कर सकते। तो ये कहीं ना कहीं ये भारत की जो है परंपरा है कि हम थाली में अन्न का एक दाना भी नहीं छोड़ते और हमारे यहाँ ऐसी बातें भी हमने देखी हैं कि भगवान कृष्ण को एक दाने से जो है जब उनको वहां गए थे सुभद्रा के यहाँ तो एक दाने से उनका पेट भर गया था। तो ऐसी चीजें भी हमारे यहाँ हैं। तो कुल मिलाकर इस विषय पर मुझे लगता है कि सभी को सोचना ही चाहिए और ये वास्तव में गंभीर विषय है। जैसे कि अभी कौशल जी भी कह रहे थे कि मैं जहां भी जाता हूं अपने मतलब संगठन के कार्यक्रमों में या समाज के कार्यक्रमों में तो दो चर्चाएं हमेशा करता हूं और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने भी जो पंच परिवर्तन की जो बात हम कर रहे हैं उसमें उन्होंने उन दो बातों को जो मैं करता हूं उन 2 बातों को भी शामिल किया हुआ है या वो शामिल है कि एक तो पर्यावरण को लेकर और दूसरा जो है परिवार प्रबोधन को लेकर। आज अगर हम देखें तो हर एक तीसरा परिवार या चौथा परिवार हम देखेंगे, अगर हम अपने आसपास देखें तो या तो वो कैंसर से पीड़ित है और या उसमें कहीं ना कहीं कुछ फैमिली प्रॉब्लम है, पति पत्नी के झगड़े वगैरह। आज जिस स्पीड से कोर्ट में जो है फैमिली परिवार के केस आ रहे हैं, तलाक के केस आ रहे हैं या और दूसरे केस आ रहे हैं कि न्यायपालिका खुद ही परेशान है कि इन सबका डिस्पोजल कैसे करें और हमारे हाथ में है क्या, हम परिवारों को कैसे, ये दो व्यक्तियों के बीच का झगड़ा है और इसमें हम कितना भी निर्णय करते हैं लेकिन उन दोनों को एक साथ रहना है वो तो कैसे पॉसिबल है। और कई बार कोर्ट ये कहती भी है इसमें समाज की ही बड़ी भूमिका हो सकती है। और दूसरा पर्यावरण को लेकर भी आज आप देखिए कि जैसे कि भाई साहब भी चर्चा कर रहे थे तो हमने भूमि से जो है जितना उपभोग किया और उपभोग किया जितने ज्यादा से ज्यादा हमने चीजें लेने की कोशिश की और उसका परिणाम ये हुआ कि हम पंजाब में हमने इतना पेस्टिसाइड यूज किया कि वहां हर तीसरे घर में कैंसर का पेशेंट हो गया। और पंजाब से एक ट्रेन जाने लगी जो मतलब उसका नाम ही कैंसर ट्रेन हो गया। तो मतलब ये हम किस लेवल तक जा रहे हैं और इसमें हम केवल पंजाब की बात करें ऐसा नहीं है, मध्य प्रदेश भी इसमें पीछे नहीं है। अगर आप होशंगाबाद जिले में जाएंगे तो होशंगाबाद जिले में जो है हरदा और होशंगाबाद में जो दालें पैदा कर रहे हैं उन दालों में इतना पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं कि वो खुद उन दालों का प्रयोग नहीं करते या उन दालों का यूज नहीं करते, वो केवल पैदा करके और उनको जो है ट्रांसपोर्ट ही कर रहे हैं। तो आप सोचिए कि जिस चीज को जो हम पैदावार कर रहे हैं और जिस चीज को हम नहीं खा सकते हम दूसरों को बेच रहे हैं, तो ये मतलब कहीं ना कहीं ये हमारे समाज के लिए कितना घातक है, हमारे देश के लिए कितना घातक है। आज अगर एक परिवार में कोई कैंसर पेशेंट हो जाता है तो वो पूरी फैमिली लगभग 20 वर्ष पीछे चली जाती है। उसका अगर सपोज उनके बच्चों की उम्र अगर कम है तो वो तो सर्वाइव करना ही उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि ये एक ऐसी समस्या अगर कोई रोड एक्सीडेंट में खत्म हो जाता है तो उसने जो अपनी जीवन भर की आय से धनार्जन किया है वो उसके घर में रहेगा, लेकिन कैंसर केवल आपको ही लेकर नहीं जाता,
आपकी जीवन की जमा पूंजी और विरासत में मिली हुई जो है धन संपत्ति भी लेकर जाता है। और जब मेरे पिताजी को भी कैंसर हुआ तो मैंने इस चीज का एहसास किया और उस समय तक मैं भी इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था, लेकिन उसके बाद से मैंने देखा कि ये तो बहुत विकराल समस्या होती जा रही है, इस पर सबको विचार करने की जरूरत है। निश्चित रूप से हम सब समाज के बंधु हैं तो बातें बहुत बड़ी बड़ी विश्व स्तर पर भी होती हैं, लेकिन उनको फॉलो करना तो समाज का ही काम है। हम सभी को इन सब के बारे में विचार करना होगा। संगठन के तौर पर अधिवक्ता परिषद की एक बैठक हुई थी 2016 में, और वो बैठक राष्ट्रीय परिषद की बैठक थी, लगभग 500 लोग उसमें आने थे और 3 दिन का वो कार्यक्रम था। तो उसमें मैंने एक विषय रखा, मैंने कहा इसमें कोई भी प्लास्टिक का यूज नहीं होगा। तो पहले तो लोगों को आश्चर्य हुआ कि गिलास भी प्लास्टिक का नहीं होगा, मतलब प्लेट तो ठीक है, प्लेट तो मतलब आई जाती है, कटोरी कैसे आएंगी वगैरह वगैरह, ये सारी बातें हुई। लेकिन मेरा एक दृढ़ निश्चय था कि इसमें प्लास्टिक का किसी प्रकार का कोई यूज नहीं होगा, और उसमें नहीं हुआ, और ये बाद में ये चर्चा का विषय बना। तो उसमें हमने पानी पीने के लिए भी जो है गिलास और मतलब लोटे रखे हुए थे, और खाने के लिए प्लेट और कटोरी ही थी। उसमें बीच बीच में लोगों ने मेरे को थोड़ा सा एक तरफ ले जाके, अरे भाई साहब नहीं हो पाएगा, मैंने कहा नहीं ये होगा ही, और हुआ भी। तो कुल मिला के ऐसे कुछ दृढ़ संकल्प हमको लेने पड़ेंगे। पर्यावरण में केवल पेड़ लगाना या पेड़ बचाना ही हमारा काम नहीं है, इसके आगे भी हमको सोचना ही होगा। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे कि मैं जब फ्लैट में रहता था तो उसमें ज्यादा स्पेस तो रहता नहीं है, तो हम गमले में ही जो मैं बहुत बड़ा मतलब जैसे कि अभी कौशल जी ने बताया, आपके पिताजी नौकरी करने के बाद 3-4 घंटे समय देते थे, इतना तो मेरे लिए मतलब इतना मैं नहीं सोचता हूँ, इतना संभव ही नहीं है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, मैं जितना सोचता हूँ अगर इतना भी समाज सोचने लगे तो बहुत अच्छी चीजें हो सकती हैं। अभी मैंने जो घर बनाया तो वहां पर मैंने 4 पेड़ लगाए, तो उसमें मैंने फिर एहसास किया कि जब वो 4 पेड़ लगाए तो वो धीरे धीरे बड़े हो रहे थे, लेकिन अब इस बार ज्यादा बरसात हुई तो वो ग्रोथ उनकी रुक गई। तो मैं रोज उनको देखता था, ग्रोथ क्यों रुक रही है, मेरे को समझ नहीं आ रहा था। तो उसमें क्या है, पानी ज्यादा भर रहा था, बरसात ज्यादा हो रही थी तो बहुत ज्यादा गीला हो रहा था। अभी थोड़ा सा सूखा हुआ, मतलब धूप निकल रही है तो थोड़ा सूख गए तो उनकी ग्रोथ फिर होने लगी। मेरे को मन में अंदर से इतना अच्छा लगा, हालांकि मैं बहुत ज्यादा उनके लिए करता नहीं, लेकिन मैं उनको देख के अंदर से खुश होता हूँ। तो वहां से मेरे को एहसास हुआ कि हर व्यक्ति को जीवन में एक पेड़ लगाकर बड़ा करना चाहिए, उसके बाद जब वो बड़ा हो जाए तो फिर दूसरा पेड़ लगाना चाहिए। अगर हम इसमें 5 पेड़ भी लगा पाए तो ये ग्वालियर की जो आबादी है 20 लाख के आसपास है, तो 1 करोड़ पौधे जो है शहर में लग जाएंगे। बहुत छोटी चीजें हैं, आप सोच सकते हैं। मेरे एसी का जो है पानी निकलता था तो मैंने उसके नीचे एक बाल्टी रख दी, उस बाल्टी से जो मेरी गाड़ी साफ करने आता था वो एक बाल्टी 24 घंटे में जितना उससे पानी निकलता था उससे पूरी गाड़ी साफ हो जाती थी। तो ये बहुत छोटी चीज है, लेकिन हम सोच सकते हैं कि इसको ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आप जहां भी भोजन करने जा रहे हैं, आजकल हम शादियों में जाते हैं, अगर प्लास्टिक का गिलास है तो फिर मैं खुद सोचती हूँ कि इसको यूज ही नहीं करना है, और अगर सामान्य बोतल भी है तो भी मैं हाथ धो के ही काम चला लेता हूँ, या फिर उसमें ये देखता हूँ अपना कोई ऐसा साथी है जो आधी बोतल मैं पी लूँ, आधी बोतल वो पी ले, नहीं तो अदरवाइज आजकल बोतल का यूज होता है 200 ml की है, लेकिन एक भोजन के बाद एक बार में 200 ml पानी पीना खतरनाक भी है और पीना भी नहीं चाहिए, और पी भी नहीं पाते हैं लोग, तो मैं उसको फिर अवॉइड ही कर देता हूँ, पानी नहीं पीता हूँ। तो वो छोटी छोटी चीजें हैं जिसको लेकर हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि मैंने एक बार जो है एक फिल्म अभिनेता बॉबी देओल, उसका एक बार मैं सुन रहा था उसका इंटरव्यू, तो उसका ये कहना था कि हम अपने जीवन में बहुत सारी कमाई करते हैं, बहुत सारी धन संपत्ति अर्जित करते हैं, और वो अपने बच्चों के लिए करते हैं, लेकिन हमारे बच्चे कहाँ रहना चाहेंगे? हमारे बच्चे तो समाज में ही रहेंगे। तो हम कैसा समाज देकर जाएंगे उसके बारे में भी हमें चिंता करनी चाहिए। ना केवल पैसे से वो अपना पूरा जीवन यापन कर पाएंगे, बल्कि जिस समाज में रहेंगे, जिस वातावरण में रहेंगे, उस वातावरण के लिए भी वो भी हम उनको विरासत में कैसा देना चाहेंगे, इसके बारे में भी हमको सोचना चाहिए। और निश्चित रूप से आज जो लोग यहाँ आए हैं वो इस बारे में सोचेंगे
मैंने मेरा जो अल्प ज्ञान था उससे जो भी मैं आपके सामने रख सकता था वो मैंने रखा। अगर कोई त्रुटि हो तो उसे क्षमा कीजिए। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब, आपने सही कहा। हमें अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए कि पेड़ लगाएं और खुद भी पेड़ लगाना चाहिए, और अपने विशेष दिन पर भी पेड़ लगाएं। ऐसे हमें कोशिश करनी चाहिए जिससे पर्यावरण सुरक्षित भी रहेगा और सुंदर भी रहेगा। जैसा कि अब ये प्रोग्राम अपने अंतिम पड़ाव पर आ चुका है, तो आभार व्यक्त करने के लिए मैं कार्यक्रम के संयोजक श्री प्रदीप जी सक्सेना भाई साहब से आग्रह करूंगी कि वे आएं और आभार व्यक्त करें। सृष्टि सेवा संकल्प ग्वालियर की ओर से मंच पर उपस्थित माननीय अतिथियों के प्रति हम हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने अपनी व्यस्ततम दिनचर्या में से समय निकालकर हमारे इस कार्यक्रम को गर्मामयी एवं सफल बनाया। इस सफल आयोजन के लिए हम समस्त संचालन समिति एवं उन सभी का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं जिन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अपना योगदान प्रदान किया। आप सभी सादर आमंत्रित विशिष्ट जनों का भी हम अपनी इस उपस्थिति के कार्यक्रम को सार्थक बनाने के लिए आप सभी का आभार व्यक्त। अब आप सभी से मैं निवेदन करती हूँ कि पर्यावरण संरक्षण संकल्प के लिए आप सभी खड़े हो जाएं और मेरे कथन को दोहराएं, और केवल दोहराएं नहीं अपितु अपनी दैनिक जीवन शैली का उसे हिस्सा बनाएं। त्याग पूर्वक उपयोग ही प्राकृतिक संरक्षण का उपाय है। उपयोग ही प्राकृतिक संरक्षण का उपाय है। इसलिए मैं संकल्प लेती हूँ कि पानी, प्लास्टिक, ईंधन और बिजली और कपड़ों का विवेकपूर्ण उपयोग करूंगी और इन संसाधनों के उपयोग में कटौती करके प्राकृतिक संरक्षण में योगदान करूंगी। धन्यवाद। अब राष्ट्रगान के लिए कृपया अपने स्थान पर खड़े रहें। सभी एक साथ गाएंगे। जय गण अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, कब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाहे जब जय गाथा जलगढ़ मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद। आप सभी से अनुरोध है कि अभी जाएंगे नहीं, सभी चाय और नाश्ते की व्यवस्था है।